बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। ज़िला पंजाब मरियम नवाज की जानब से बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए 45 अरब जो उन्हें मुख्तस किए गए हैं, इस पर दीगर सूबों में तनकीद शुरू हो गई है। असल में जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि तवानाई की किल्लत, खसूसन बिजली की पैदावार, तकसीम और नरख पाकिस्तान का ऐसे संगीन मसाइल हैं जो अशरों से आवाम के मसाइब और मुश्किलात में इजाफा करते आए हैं। हर हुकूमत दावा करती रही है कि वो ऐसे इक़दाम कर रही है जिनके नतीजे में आवाम को रिलीफ मिलेगा और इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन करप्शन, बदनज़मी और गलत फैसलों की वजह से आम आदमी की शिकायत में इजाफा हुआ है। कम जो मसाइल हैं वो नहीं हो सके। बार बार ये कहा गया कि हम जो है वो सूरत को बेहतर बनाएंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो बेहतर नहीं बना सकी। अब जो सूरत हाल है इस पर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये यानी कि बिजली की हवाले से जो बात कर रहा था, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर अब यानी कि मुल्क भर बिलखसूस पंजाब में बहस छिड़ गई है। वज़ीर आज़म इस पर क्या मौका अख्तियार कर रहे हैं और चारों सूबों के जो वज़रा आला है वो इस पर क्या कहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि पंजाब ने जो रिलीफ दिया है ये उनका अपना जो है वो दीगर यानी कि अपने पैसों में से उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने कट लगाया है अपनी रकम पर। और जो वज़ीर आला सिंध हैं वो इसको तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि ये तो कोई बात नहीं है कि पंजाब जो है वो इस पर जनाब अपने इक़दाम करे और वफाक उसको फैसिलिटेट भी करे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि वो फैसिलिटेट नहीं कर रही, इन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। इस पर बड़ी जो है वो पंजाब और सिंध के वज़ीर आला के दरमियान काफ़ी जो है वो बयानबाजी भी सामने आई है, तनकीद भी की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इस पर कहना है कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो पंजाब के अपने ही यानी कि महकमों से अपने दीगर जो अखराजात हैं उनको कम करके आवाम को रिलीफ दिया है और दीगर सूबे भी इस पर जो है वो काम कर सकते हैं। हमने कोई ना तो जनाब करप्शन के पैसे अपनी जेबों में डाले हैं, ना हमने प्रोटोकॉल का कोई इस्तेमाल किया है, ना हम यानी कि उन्होंने भरपूर किस्म का जो है वो वज़ीर आला सिंध समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर हम बहस करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। मजीद भी दो साफियों के जो भाई हैं वो लापता है, एक साफी लापता है, इस पर बातचीत करेंगे। सियासत से जुड़ी हुई दीगर खबरें जो है उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन दीगर खबरों पर इस पे जो हम तवानाई की बात कर रहे हैं इस पर बहस करने से पहले यहाँ एक ब्रेक का जो हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुल्क भर में जो तवानाई का बहरान है और इसके हवाले से होने वाली तनकीद है, बिलखसूस वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो आपस में गुफ्तगू हुई है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया गया है, वज़ीर आज़म ने इस पर क्या कहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जनाब जुल्फ़िकार नत्तार साहब ने। जुल्फ़िकार नत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम। जुल्फ़िकार साहब, तवानाई की किल्लत, खसूसन बिजली की पैदावार, तकसीम और नर्फ पाकिस्तान के ऐसे संगीन मसाइल है जो अशरों से अवाम के मसाइब व मुश्किलात में इजाफा करते आ रहे हैं। हर हुकूमत ने दावा किया है कि वो अवाम को रिलीफ देगी, लेकिन नहीं दे सकी। गलत फैसले और जो इनकी अपनी अकरा परवरी है और इनकी वजह से मामला बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन खराब से खराब होते जा रहे हैं। जो वज़ीर आला मरियम नवाज ने 45 अरब रुपए का बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ देने का वादा किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर कहा है कि जी ये दीगर सूबे इसको तनकीद का निशाना बनाने की बजाय वो भी इस पर इक़दाम करें और इसके लिए उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से अपने ही जो अदारों का बजट है उसको कम करके जो है अवाम को रिलीफ दिया है। किसी को इस पर जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो मरियम नवाज ने इस पर कहा, जब वज़ीर आला सिंध ने इस पर तनकीद की कि हमने ना तो करप्शन के पैसे अपनी जेब में डाले हैं, ना हमने जनाब कोई हवाई जहाज़ के प्रोटोकॉल जो है इंजॉय किए हैं, ना हमने जनाब कोई मशीनरी का इस्तेमाल ऐसा किया है कि जिसका इस्तेमाल गलत हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि सूबों में एक नई बहस छिड़ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको आप कैसे जो है वो बहरान पर काबू पाया जा सकता है और आप ये सारी तनकीद को कैसे देख रहे हैं जुल्फ़िकार नत्तार साहब? भट्ट साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं, वन बाय वन अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं जी प्लीज एक्सप्लेन करता हूँ। जी, सबसे पहले तो ये देखें कि गवर्नमेंट का काम होता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आए। ये 2 माह की पॉलिसी लेके आए हैं अगस्त और सितंबर में, और वो भी सिर्फ उनको मिलेगा जो 200 से 500 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है पहले 1 से 200 तक ये इसमें नहीं दे रहे, ये सब्सिडी जो 45 बिलियन की है। ये कहते हैं कि जिसमें हमने रेट बढ़ाया नहीं
तो इसलिए हम इनको सब्सिडी भी नहीं देंगे। जी जी। तो चले मान लिया 300 से आपने 500 तक देनी है। पहले तो बात ये आ गई कि 2 माह आप ये दे लेंगे, तो उसके बाद इनका ख्याल यही है कि सितंबर अक्टूबर है, अगस्त और सितंबर है, अक्टूबर से हालात ठीक हो जाएंगे, मीन लोग एसी बंद कर देंगे तो बिजली के यूनिट उतने नहीं चलेंगे। तो भाई मेरे ये एसी चलाने वालों का तो इतना मसला ही नहीं है। ये तो जो 2 पंखे 3 पंखे चला रहा है उसका बिल 30-30 हजार रुपए के करीब आ रहा है। तो अक्टूबर में भी यही मामला रहेगा, नवंबर तक पंखे चलते हैं आपको पता है, बल्कि शायद क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दी आती है दिसंबर के एंड में जाके। अब जनाब तो अगले 3 माह में क्या करेंगे? वो गरीब जो पिस रहा है, जिसको 20,000 का एवरेज बिल आ रहा है, 25,000 का एवरेज बिल आ रहा है, वो तो वैसे ही पिसेगा अगले महीनों में भी। और उसके बाद आप आ जाए दिसंबर में, जब आप पंखे शंखे बंद हो जाएंगे, सर्दी आ जाएगी तो गैस का बुरान शुरू हो जाएगा। तो क्या गैस में भी ये 2 महीने का करेंगे? क्योंकि गैस में भी तो आपको पता लंबा चौड़ा, एक तो गैस आती नहीं है, जो आती है वो महंगी बहुत है, तो उसमें भी लोग बाहर निकलते हैं। या उसमें ही इसी तरह जिस तरह पे बिजली के बिलों पे ऊपर लोगों ने बातें की हैं, मीन पिसे हुए हैं, तो क्या गवर्नमेंट उस पर भी इस तरह का कोई 45 बिलियन का लेके आएगी? तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, इससे फायदा कोई नहीं होता। एवरेजन अगर आप ये देख लें 3 से 5 हजार का बेनिफिट मिलेगा एक कंज्यूमर को। तो अगर आप इसको एज ए होल यूटिलाइज करते हैं। और फिर दूसरी इसमें सेकंड पार्ट ये आ जाता है कि जब आपने आईएमएफ के साथ निगोशिएशन करने बैठे हैं, यार आपने क्या जिसे कह लें कि 0/0 उनसे निगोशिएशन की है। आप पीडीएम में थे, इससे पहले पीडीएम थी ना जी, ये पीडीएम 2 है। 2 साल के अंदर 16 रुपए से लेके या 17 रुपए से लेके 70 रुपए यूनिट तक आप चले गए हैं, और आईएमएफ आपको डंडा देता कि आप बढ़ाते जाए, आप बढ़ाते गए हैं। और भाई उनसे निगोशिएट करें ना, उनसे बैठे। आपने अभी उनसे स्टाफ लेवल मुआहदा तो किया है, और उसमें भी यही कि जी हमने बिजली बढ़ानी है। और उनको बताएं यार पब्लिक मर गई है, हमें आप थोड़ा सा कोई वो दें, बीच में कुशन दें, जिससे हम उसको यूटिलाइज करके कम से कम बिजली की कीमतें कहीं एक जगह पे जाके रोक देते। लेकिन ये तो रोकी नहीं है। अब 45 बिलियन का ये कह लें आप, जाहिर अपोजिशन इसको स्टंट बोल रही है, और दूसरा इसलिए भी वो तनकीद कर रहे हैं। जो तीसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 45 बिलियन पंजाब गवर्नमेंट इसमें डाल रही है, और बाकी 45 बिलियन फंड हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंस मिनिस्टर मुस्तफा शुजाउर रहमान साहब कह रहे हैं। कह रहे हैं ये टोटल सब्सिडी जो है ये 90 बिलियन की है, 90 अरब रुपए की है। 45 हम डालेंगे यानी कि पंजाब, और रिमेनिंग फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। आल्दो के शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी सिर्फ ये पंजाब का है, तो या तो शहबाज शरीफ साहब सही नहीं बात बता रहे, सही नहीं बोल रहे, या मुस्तफा शुजाउर रहमान जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है वो सही नहीं कह रहे। दोनों में से एक बंदा तो गलत है। तो ये इन्होंने ही डिसाइड करना कि दोनों पीएमएल लूट गई हैं। जी जी जुल्फिकार साहब, असल में मेरी बात आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। असल जो यानी कि खराबी जहां है आईपीपी के, जो आपके सामने गैर मुनसिफाना जो उनके मुआहदे हैं, जो बिजली की चोरी है, महंगे दामों जो ईंधन का इस्तेमाल है, एहलकारों की गफलत और जो लापरवाही की वजह से सारा कुछ हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। मुझे एक अलाउ कीजिएगा, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दूं। जी जी बताइए प्लीज। ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है आईपीपीज हैं, अब ये सारा इशू उठाया हुआ है। जमात इस्लामी ने भी ये इशू बहुत उठाया और धरना भी दिया, लेकिन धरना जो खैर उन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो ये आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट किया वो पीपल्स पार्टी और नवाज की गवर्नमेंट ने किया 90s में, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि अब आके ये कहते हैं इसको रिव्यू करना है। और भाई आप रिव्यू आप क्यों कर रहे हैं? आप जो यहाँ जो फॉरेन फर्म्स हैं उनको आप ठीक है, उनके साथ हमारा सॉवरेन एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो लोकल फर्म्स हैं जिन्होंने बिलियंस कमा लिया हुआ है, बिलियन इन रियल टर्म्स जैसे कह लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और भाई उनको आप सीधा सीधा टेक ओवर कर लें, उनकी फर्म नेशनलाइज कर लें। मतलब आप वहां पे भी अपना स्ट्रेंथ शो करें ना, जिस तरह मे 9 वाला स्ट्रेंथ शो करते हैं कि मे 9 का जो मुलजिम है वो एक से निकला तो दूसरे में पकड़ा गया, दूसरे से निकला तीसरे में पकड़ा गया। वहां भी तो आप स्टेट की स्ट्रॉन्ग विल शो करते हैं ना। तो यहाँ भी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए आप उन आईपीपीज को टेक ओवर कर लें जो कि महंगे दामों बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए हमें बिजली तो पैदा करनी है ना, तो वो इन यूनिट्स को आप तगड़े हाथों लें, जिस तरह से आप मे 9 वालों को लेते हैं। तब मेरा ख्याल है कि ये बिजली ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। 70 रुपए का यूनिट है, सीधा सीधा ये 25-30 रुपए में आ जाएगा अगर आप सर्टेन आईपीपीज को टेक ओवर कर लेते हैं। आपसे मुराद गवर्नमेंट।
जी लेकिन जुल्फिकार गवर्नमेंट की साहब, बिल जुल्फिकार साहब आपने देखा कि अब इन्होंने जो कुछ किया है, ये जो अब 20 रुपए फी यूनिट कम करने का जो झांसा दिया है, ये सारे पहले भी कई झांसे देते रहे हैं। अब आपके 14 रुपए। सामने हाँ जी। जो अमली इक़दाम हैं वो इनके किसी भी बात पर आज तक नजर नहीं आए। ये कैसे कर सकते हैं? ना तो आज तक ये आईएमएफ को मुतमिन कर सके हैं। आईएमएफ का जो मुआहदा है इनके साथ, ये अपनी तरफ से ठीक है, जो भी बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी जब हम हुकूमत में आएंगे, किसी ने कहा जी 300 यूनिट फ्री देंगे, बड़े बड़े दावे कर देते हैं, अपने मंशूर पर अमल भी नहीं करते। सिंध को देख लें, पंजाब को देख, जितने भी सूबे हैं, तो हम यानी कि दिन ब दिन अब जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, जब वो इस लीव पैकेज का ऐलान कर रहे थे, तो साथ वो ये भी बता रहे थे कि हमने तो आईएमएफ को जनाब सलाम पेश कर दिया था, आखिरी वादा करके हमने तो उनसे जो है खैरबाद कर दिया था। ये तो जनाब अडेला जेल में बैठे हुए जो बानी पीटीआई हैं, उन्होंने दोबारा से ये सर, यानी कि कोई हुकूमत अपनी ना तो कोई गलती मानने को तैयार है, ना वो ये कहने को तैयार है कि हम तो जनाब मुआशरत को जनाब चलाने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। इन्होंने आते ही कहा जी यहाँ गैर मुल्की सरमायादार आएंगे, सरमायाकारी करेंगे। आप देखें कि ये कहते हैं नहीं बानी पीटी के दौर में डॉलर इतना महंगा हो गया, ये हो गया। ये सारी फजूल चीज़ें, सारी फजूल बकवास करने की बजाय कोई ऐसा यानी कि ना तो हुकूमत की जानब से इकदाम सामने आ रहे हैं मासवाए मुखालफिन को दबाने के, मासवाए अदारों पर तनकीद करने के, मासवाए अदारों का गलत इस्तेमाल करने के, मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने के, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अब पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पाकिस्तान की अवाम बहुत समझदार हो चुकी है। तो ये सारी इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं, मरियम नवाज अब खुद को जितना मर्जी वो ये कहती रहे कि मैं एक बड़ी कामयाब ज़रिया आला हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं, आप हक़ाइक़ को जानते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि मरियम नवाज के इख्तियार में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कहाँ खराबी है, कहाँ जो है कोई बेहतरी आई है। तो आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज के आने से कोई बेहतरी आई है मुल्क में? देखें, वो तो पहले तो यही कहती है कि मैं तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हूँ, पंजाब के लोगों के लिए सोच रही हूँ। तो नहीं, बेहतरी की बात कर रहे हैं कि कोई आप समझते हैं कि अभी तक जब से इनकी हुकूमत आई है, अब आप देखें कि अगस्त जा रहा है, फरवरी में इलेक्शन हुए थे, तो इन 6 महीने के दौरान आपको कोई इनकी जानब से किए जाने वाले ऐसे इकदाम कोई एक बता दें जिससे हम ये कह सकें कि अवाम में खुशहाली आई है। ये बड़े दावेदार हैं कि हमने जनाब गंदम सस्ती कर दी, हमने आटा सस्ता कर दिया। तो आप देखें कि अगर आप आटा सस्ते की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानब जिन लोगों से आटा हम लेके मार्केट में पहुंचाते हैं वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसे हम किसान कहते हैं, काश्तकार। तो आपने उसको जो मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो उनको तो आपने बर्बाद कर दिया है, वो तो परेशान हो गए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब हमने आटे की सूरत में आवाम को रिलीफ दे दी? कोई चीज़ ऐसी बता दें जो आप ये कह सके। आज भी देखें कि अंडे जो है वो 300 के लगभग दर्जन है। आप चिकन की कीमतें देख लें, वो जनाब 600 रुपये किलो मिल रहा है। सारे इवन मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप, इसमें प्राइम मिनिस्टर शुरू करता हूँ, फिर चीफ मिनिस्टर पे आता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने 40% से नीचे ला के हमने 11% तक महंगाई ले आए हैं। लेकिन आई डोंट नो कि वो किस महंगाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज भी अगर आप ये कहते हैं ना, हम उसको इमरान खान को टॉन्ट करती हैं, मरियम नवाज भी और बाकी की, वो कहता था कि मैं आलू टमाटर की कीमतें नहीं पता करने आया था। वो ये कहते हैं हम आलू टमाटर की कीमतें ना सिर्फ पता करने आए हैं, हमने नीचे करनी है। आज भी जो है टमाटर आपका 200 रुपए किलो के करीब पहुंचा हुआ है, आपके आलू जो है 120 रुपए हैं। मुझे ये बताएं कि 40% से प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 11% महंगाई नीचे आ गई है। भाई अगर 200 रुपए का आलू है, प्याज आपका 160 है, और नेम एनी अदर कोई भी सब्जी जो है आपकी 250 रुपए से नीचे नहीं है, तो ये 11% कैसे आ गई? ये सारा तो ये जो उसे कहते हैं ना फिगर का गोरख धंधा, ये तो ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बनाते हैं, बना के एक शीट सी आगे प्रोवाइड कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, और वही वो पढ़ देते हैं। ग्राउंड में तो उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, उनके नॉलेज में कुछ नहीं है। पंजाब की अगर आप बात करें, पंजाब का सारा आपको नजर आएगा, जिसे कह लें परफॉर्मेंस, वो अखबारात में, आप में टीवी के एड्स की सूरत में, एडवर्टीजमेंट में
अभी अभी इसमें सबसे जो अभी आप बात पहले स्टार्ट की है कि 45 बिलियन का इन्होंने सब्सिडी दी है, 14 रुपए यूनिट प्रोवाइड करेंगे 300 से 500 यूनिट यूज करने वालों को। आपको पता है कि मिलियंस ऑफ रुपीस के इन्होंने एडवर्टीजमेंट दे दी अपनी मशहूरी करने के लिए साथ में। तो पॉइंट यही है कि ये हर चीज इनकी आपको अखबारात में और 1 अरब रुपए से ज्यादा पैसे सिर्फ तशहीर के लिए रखे गए हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। जी। इसी तरह वकुला बरादरी को साथ लगाने के लिए कोई यानी कि 6 अरब के करीब पैसा जो यानी कि मुबैना तौर पर पता चला है कि वो भी रखा गया है। इस तरह तो ये पैसों की बंदरबांट कर दी जाती है। यही अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है ना जी, इसीलिए आपकी सारी परफॉर्मेंस टीवी के ऊपर ही है और मीडिया अदरवाइज भी कंट्रोल्ड ही है। मुझे ये नहीं समझ आती कि इनको इश्तिहारात देने की जरूरत क्यों पेश आती है टीवी के ऊपर, जबकि ये अगर इसी की एग्जांपल ले लें कि इन्होंने सब्सिडी देनी थी इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट पे, तो उसके ऊपर 5 मिनिस्टर आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हर जगह लाइव कट चलता है 15 मिनट का, तो वो तशहीर कम है क्या? तो आप उनको आप एड क्यों दे रहे हैं? आप जुल्फिकार साहब ये देखें ना कि जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं या जो उनके इत्तेहादी हैं, एक ही बात से वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं या जहां भी कोई इनका किसी भी फोरम पे कोई इनका मिनिस्टर बात करता है तो पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक मासवाए वो बानी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाने के दूसरी कोई बात नहीं करते। देखिए इसको छोड़ देना चाहिए था इनको। इन्होंने जब उसकी गवर्नमेंट भी इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल की है तो उसके बाद भी इन्होंने अपनी सारी एनर्जी सिर्फ इस पे ही लगा दी कि हमने पीटीआई को क्रश कैसे करना है, तो उस इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना, दो साल के अंदर जो तबाही मची है। अगर हम बिजली के बिलों की बात करें कि 16 रुपए पर यूनिट से 70 रुपए पर यूनिट कैसे गया, ये जुल्फिकार साहब यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, आप साथ रहिएगा, दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जो तवानाई का बहरान है उस पर बात कर रहे थे। जो सूबा पंजाब का एक रिलीफ देने का पैकेज सामने आया है, उसके बाद दीगर सूबों में जो शोर मचा हुआ है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे हम आपको हकीकत से जो है पर्दा उठा रहे थे। जुल्फिकार साहब आप देखें ना, हेलो जुल्फिकार साहब आवाज़ आ रही है? जी, आप देखें कि हुकूमत का जब क़याम अमल में लाया गया तो बड़े बड़े दावे किए गए, यूएई पैसा लेके आएगा, चाइना पैसा लेके आएगा, दुबई पैसा लेके आएगा, यहाँ सरमायाकारी की लहर बहर हो जाएगी। अब आप देखें सनतें बंद पड़ी हैं, कारोबार ठप पड़ा है, जिम्मेदार परेशान है, ताजर परेशान है। कोई आप बता दें, सफेद पोश जो है उसकी सूरत हाल आपके सामने है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अवामी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत मासवाए जनाब अपनी तारीफें करने के, अगर बारिश हो जाए तो इनके पास जनाब पानी का आपके सामने कोई मुनासिब सीवरेज का इंतजाम नहीं है। पहले कह देते हैं जनाब आप देखें कि ये शुएब अब पानी कहीं नजर आया है क्या? वो शुएब का नाम लिया गया था, किसका लिया गया था? वो जो सेक्रेटरी हैं इसके। तो जब पानी हो गया तो फिर शुएब भी शर्मिंदा हो गया, वो भी बात ना कर सका। तो बात यह है कि अब आप देखें कि जिस तरह के हालात हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं, आप समेत तमाम हमारे जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, दानश्वर हैं, कालम नगार हैं, सबका एक ही कहना है कि हमें मिलजुल कर इकट्ठे होकर कोई एक पॉलिसी मरतब करनी चाहिए, अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए, अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। आप देखें ना, इन्होंने जो अब एक दिन पहले की बात है करके प्रोग्राम में हमने इसे डिस्कस भी किया, जो वो अपना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिस पे अपोजिशन और जनाब हुकूमत एक पेज पे आ गए हैं और उन्होंने इत्तेफाक किया है कि इसमें जो है नज़रसानी दोबारा से उन्होंने कहा है की जाए। जो वो कादियानियों के हवाले से तहफ़्ज़ात पाए गए हैं, तो अगर उस केस में हम जाके इकट्ठे हो सकते हैं तो महंगाई पे, करप्शन पे, मुल्क के दीगर जो केसेस हैं हम उस पर क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? यानी कि मुबारक सानी केस पे अगर हम एक टेबल पे आ गए हैं जिसमें अपोजिशन और हुकूमत मुतहद नजर आई है, तो दीगर इशू पे हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? इस तवानाई के बुरहान पर काबू पाने के लिए हम एक क्यों नहीं हो सकते? जी, वो बेसिकली इसमें तो दो चीजें थी। अगर मुबारक सानी केस के उसमें
एक तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का मामला चूंकि आ गया था, वो काफी टीएलपी वाले लोग आपके सामने ही हैं, जिस तरह की उन्होंने सेट्स भी दी उनको, तो गवर्नमेंट जाहिर है नहीं एक बात करते हैं कि चलो अच्छी बात है कि इश्यू पे इकट्ठे हो जाना। हाँ जी मैं वही बताने लगा हूँ कि वो उसमें वो जो है अपना पूरा वेट गवर्नमेंट ने उनके पीछे पहले ही छोड़ा हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि काजी साहब ने अपना वेट गवर्नमेंट के पीछे लगाया हुआ है पूरा, तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अपोजिशन इसलिए साथ में हो गई क्योंकि मजहब का इशू बना दिया, इसलिए साथ में आ गए, अदरवाइज अपोजिशन को ये करीब फटकने भी नहीं देते। अभी आपने जो लॉ एडवाइजर हैं उधर फेडरल में, बैरिस्टर दानियल चौधरी, वो क्या कहते थे कि अब खत्म, इनसे कोई बात नहीं होगी, अब इनको हमने और बाकी दूसरे इदारों का नाम देते हुए उन्होंने कहा था कि हमने इनके साथ वो करना है कि जिन्हों के अंदर नानी भी इन्होंने याद आ जाएगी। तो पॉइंट ये है कि आप तो इस मोड में, आप तो लड़ाई ऑलरेडी चल रही है, 2 साल से चल रही है पीडीएम गवर्नमेंट की पीटीआई के साथ, तो वो मजीद कह रहे हैं कि हमने इनसे करना है। तो इस सारे में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा भाई। $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की चूरन बेचा जा रहा था वो फारिग हो गया ना सारा, कोई पाकिस्तान में नहीं आना, क्योंकि आपने एनआरकी की सिचुएशन जब गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर लेती है, खुद दुनिया को बताती है कि यहाँ पे एनआरकी लाइक सिचुएशन है, अफरा तफरी का आलम है, तो कोई बंदा नहीं इन्वेस्टमेंट करता, बल्कि जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी भागते हैं, और उसकी वजह आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, और आपका जो इवन दरमियाना बिजनेसमैन भी है वो भी पैकअप करके बाहर भाग रहा है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है बाट साहब। इसमें वही है कि जब तक गवर्नमेंट होश के नाखून नहीं लेगी, यहाँ पे मामला सीधे नहीं होंगे। अच्छा आप देखें ना, रियासत की रेट देख लें आप, और हमारे जो पार्लियामेंट्रियन है इनका आप एक दूसरे के साथ जो हुस्न सलूक है वो तो चलो ठीक है, जो भी आज हुकूमत में है, कल ये जब अपोजिशन में होंगे तो उस वक्त की हुकूमत जो है इनके खिलाफ केसेस बनाएगी, आज ये उनके खिलाफ केसेस बना रही है, ये एक अरसे से सिलसिला चल रहा है जो कि ख़त्म ना होने का नाम नहीं ले रहा, और ये एक रवायत सी बन गई है। अब आप देखें कि अजहर मशवानी जो कि एक पीटीआई के कारकुन है, अगर आपने पकड़ना है तो उसको पकड़े, उसके भाइयों का क्या कसूर है? उसके भाई, मैं बात करता हूं कि अगर आपने पकड़नी है तो उसको पकड़ ले। देखें बेसिकली तो इन्होंने टेरर फैलाना है ना, ये बेस्ट तरीका होता है कि आप बंदा गायब करते हैं तो आप टेरर फैला देंगे। नहीं ये सिलसिला कब रुकेगा? अब आप देखें, आपका यूट्यूबर देख लें, उसने बिजली के ऊपर अमन खोसा की बात कर रहे हैं आप, उसने आप जनाब अब उसने बस ये कह दिया, दिल की जगह बिल पाकिस्तान कह दिया, तो यार आपको बात करने का भी। अब आप उसके बाद देख लें कि ऐसा इमरान फोबिया हो गया है कि आपने जनाब जो आपके इंटरनेट की सहूलत थी उसको तबाह करके रख दिया है। और क्या आपकी कह रही है वो आईटी की मिनिस्टर जो है, आपको बताओ। हाँ जी वो भी जाहिर है, उसकी बात पे किसने यकीन करना है। नहीं वो कह रही है जी वो इंटरनेट डाउन है भाई, राइट नाउ जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, इंटरनेट 40 to 50% डाउन है, मैं आपको बताऊं, नहीं थ्रू हो रहा, मुश्किल पड़ रही है, और वो कहती है वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ गया है और उस वजह से जनाब ये मसाइल शुरू। कैसी यार क्या लॉजिक बढ़ गया, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सारे मिनिस्टर्स हैं, सारे बाबू हैं, ये सारे वीपीएन लगा के करते हैं। आपको पता है एक वो गवर्नमेंट की इखलाकी, आप देखें ना उसकी अपनी इखलाकी पोजीशन क्या है कि वो जो इलीगल चीज है वीपीएन वो खुद लगा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम वो ट्वीट कर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर खुद ट्वीट कर रही होती है उसके ऊपर, पंजाब की एंड इसी तरह बाकी सूबों के भी। तो मतलब जो इलीगल चीज को आप खुद प्रमोट करते हैं कि मतलब उसमें कोई शर्म तो रह ही नहीं गई। अच्छा नहीं भूपेंद्र साहब, आप सिर्फ ये मुझे बताएं, अवाम इनसे सवाल भी करती है, जानना भी चाहती है कि क्या जो पंजाब की वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, इनके कोई इख्तियारात, अपने इख्तियारात भी हैं, कोई ये इनके कोई बस की बात है? जी इख्तियारात इनके बिल्कुल हैं, हवाई जहाजों में, हेलीकॉप्टर्स में सैरें करना, इधर उधर के दौरे करना, दुनिया के दौरे करना, और उसके अलावा आप लग्जरी रेजिडेंसेस में रहना, लग्जरी ऑफिस में रहना, लग्जरी गाड़ियों में फिरना, ये इनके अब आप देखें ना, अब आप देखें कि मुदस्सर नारू केस जो है वो एक जर्नलिस्ट है, शायर भी था, 2018 से वो गायब है, उसकी आज वालदा और वालिद क्या मुतालबे करते नजर आ रहे हैं। 6 साल का बच्चा उसका, 6.5 साल का, सड़क पे एक कतबा लिए खड़ा है, क्या कह रहा है कि मेरी उम्र 6.5 साल हो गई है और मेरे बाप को भी गायब हुए 7 साल, अपना 6 साल हो गए हैं। छोटा सा बच्चा, मरियम नवाज ने भी उसको गोद में लेके कहा था कि मैं आपके बाप को जो है वो बाजियाब, उसका क्या कसूर था? उसने एक पोस्ट शेयर की थी। जी मिसिंग पर्सन का इशू तो आपको पता है बड़ा
सीरियस इशू है, कोई आज का नहीं है, बहुत सालों से है। दो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, बात यह है कि दो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये बानी पीटीआई के दौर का भी मसला रहा है, मौजूदा वज़ीर आज़म के दौर का भी। उस वक्त वो कहते थे मेरे हाथ बंधे हुए थे। आज का प्राइम मिनिस्टर भी कल जाएगा तो यही कहेगा मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जिनके पास रियल पावर है उन्होंने ये इशू एड्रेस करना है। तो आई होप एंड वी विश के जो मिसिंग पर्सन केसेस में स्पेशली वो मिसिंग पर्सन जिनका शायद कसूर कम है, तो उस पर स्टेट रहम खाए और उनको बाहर आना चाहिए। नहीं, अब जो बात यानी कि अब आपके सामने अवाम को रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो किन हालात में है, लेकिन आपको अवाम एक मुतालबा करती हुई जरूर नजर आ रही है कि इस पाकिस्तान के जितने भी लुटेरे हैं, चाहे उनका तल्लक किसी भी जमात से हो, उनको उल्टा लटका के इस मुल्क की लूटी हुई दौलत तो कम से कम वो कहते हैं कि जी इनसे निकलवाई जाए। ये माफवाए ये कहने के कि जनाब मुझे क्यों निकाला, कोई कहता है जनाब, आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है अब लोग सुन सुन के उनके जनाब कान पक गए हैं। अब वो कहते हैं कि यार हमें क्या ये अरूजी सियासत के अलावा हमारे पास कोई मुतबादल चीज़ नहीं है। पब्लिक का तो देखें, पब्लिक तो मेन कंसर्न है अपनी इकोनॉमी के साथ, अपनी मईशत के साथ। पब्लिक की मईशत बिल्कुल जिसे कह लें कि फारिग हो गई है, और जो एलीट क्लास है या हुक्मरानों की जो मईशत है उसमें आप देखें पाकिस्तान में भी वो फल फूल रही है, वो बाहर भी फल फूल रही है। बहुत शुक्रिया जुल्कन साहब, आपने बताया कि जो सूरत हाल है वो क्या है, क्यों हम कामयाब नहीं हो रहे, हमारी माशत क्यों बेहतर नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें वो हैं नाज़रीन, जिसके लिए हर शहरी एक सवाल करता है कि आज का जो हमारा वज़ीर आज़म है, आज का हमारा जो मुल्क में बरसरे इक़्तिदार कब्ज़ा का अपना इक़्तिदार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ मैं कब्ज़ा कहने लगा था, जो कब्ज़ा किए बैठे हैं, ऐसा नहीं है, जो भी लोग इक़्तिदार में आए हुए हैं, इनसे अब आवाम एक ही सवाल करती नज़र आती है कि हम गरीबों के लिए तो पाकिस्तान के हस्पतालों में इलाज भी नहीं है, मुफ्त अद्वियात भी नहीं है, इनके इस्तेमाल के जो उनके बुनियादी हकूक़ है जिनमें बिजली है, सुई गैस है, जिसमें आप के घर का जो वाटर सप्लाई का पानी है वो है। मैं आपको एक बड़ी अफसोसनाक बात बताता हूँ कि अभी एक रोज़ कबल की बात है कि मुझे जनाब पता चला कि इलाके में जो पानी की सप्लाई है आज वो नहीं आ रही। तो वो पता किया गया कि क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि जी आज बारिश हुई है इसलिए ऊपर से आर्डर आए हैं कि अब जो ट्यूबवेल है वो नहीं चलाए जाएंगे। तो बार बार लोग एहतजाज की सूरत में एक ट्यूबवेल के बाहर इकट्ठे हुए थे और वो कह रहे थे जी अब जो प्रोसेस पे ट्यूबवेल का टाइम है आप लोग उसको चलाएं, हमारे बच्चे स्कूलों से घर वापस आ चुके हैं और हमारे घरों में पानी नहीं है। लेकिन जो ट्यूबवेल ऑपरेटर था वो एक ही बात करता नज़र आ रहा था, जी मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं है, ऊपर से ये अहकामात आए हैं। तो वो लोगों को नंबर दे रहा था, तो वो लोगों को नंबर देने के बावजूद उन्होंने अपनी रेट लगाई हुई थी। अब आप देखेंगे अगर आपके पास जो बारिश का पानी है रोकने के मुनासिब इंतजामात नहीं हैं तो अब लोगों के घरों में जाने वाला जो पानी है आप उसको तो बंद ना करें। अब आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अब लोग आप उनसे दुआ, लोग ऐसे मामलात में दुआ गो नहीं होते, ऐसे मामलात में लोग जो है वो बददुआएं देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखें, अवाम की जान माल और अमन मान के हवाले से जितने भी इक़दाम हैं ये हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल हैं। नाज़रीन हमें नाज़िम मलिक साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले। जी नाज़िम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाज़िम मलिक साहब, एक तो तवानाई का बहरान जिस तरह चल रहा है इस पर मरियम नवाज़ का ये बयान के 45 अरब का हमने बिजली के बिलों की सूरत में पंजाब के लोगों को रिलीफ दे दिया है, इस पे आपके सामने जितने भी सूबे हैं वो बड़े सीखवा हैं। सिंध के वज़ीर आला ने बड़ा इसे तनकीद का निशाना बनाया है। मरियम ने जवाब ये दिया है कि जी ना तो हमने करप्शन के पैसे जेबों में डाले हैं, ना हमने हेलीकॉप्टरों की जनाब सैर की है, यानी कि ना हम प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैंने अवाम को रिलीफ दे दिया तो कौन सा बुरा काम किया है? वज़ीर आज़म बोले हैं तो वो कहते हैं कि जी इस पे बहस या तरकीद करने की बजाय पंजाब ने जो अच्छा काम किया है दीगर सूबे भी करें। तो ये सारा ये क्या ड्रामेबाजी है, ये क्या सारा कुछ चल रहा है?
एक तरफ ये आपस में इत्तेहादी भी हैं, दूसरा ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानबाजी का सिलसिला सारा दिन जारी रहता है। लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं। जी नाज़िम मलिक साहब। जी बिल्कुल शुक्रिया यूनुस बार साहब। मैं आपको बताऊं कि ये जो इत्तेहादी हैं, ये बराए नाम के इत्तेहादी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये आग और पानी का मिलाप है जो कभी नहीं हो सकता। ये इनके अंदर है, इनर है, जो आज बोल रहा है मरियम नवाज के अंदर से, और उसके बाद उसके जो चाचा हैं वज़ीर आज़म उनके अंदर से, और जो सिंध से जवाब आया वो भी है। ये इनकी हाल है। असल में मरियम ने बात ठीक की है कि करप्शन के लिए सिंध जरदारी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक सिंबल बन चुकी हुई है करप्शन की। वहां पर सांस लेने पर भी करप्शन की जाती है। वहां ये हाल है, वहां हर एक बंदा करप्शन में मुब्तला है। जहां तक मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि तवानाई को जो बहरान है, जो 45 अरब रुपया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है पंजाब के लिए। पंजाब ने तो दे दिया, लेकिन जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने अपना कद छोटा किया है, सूबाई लेवल का एक लीडर उन्होंने अपने आप को साबित किया, ये कह के अपनी बेटी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये एक अच्छा तासर नहीं था। क्योंकि मियां नवाज शरीफ क्लेम करते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के लीडर हैं, उनकी पार्टी चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है। लेकिन जब रिलीफ देने की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ पंजाब को रिलीफ दिया। ये उनके शायान शान नहीं था। इनसे मियां नवाज शरीफ का वाकई सियासी तौर पे कद छोटा हुआ है और दूसरे सूबों में एहसास महरूमी पैदा हुआ है। दूसरे छोटे सूबे हैं, उनके पास इतने मसाइल नहीं है, क्योंकि दीगर सूबों में भी करप्शन का जो असेब है, अज़दा है, वो मुंह खोले बैठा हुआ है। लिहाजा जो अवाम के फलाई अवामी मनसूबे, उनके लिए पैसे नहीं बचते। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात जो है वो करते करते आपको रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ तो अपनी बेटी के जो है वो जनाब तारीफें करते थकते नहीं हैं, उसके चचा थकते नहीं हैं। वो तो समझते हैं हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, अभी अवाम को रिलीफ मिला नहीं है, और जनाब वो समझते हैं पता नहीं हमने कोई जनाब मकबूजा कश्मीर उसको फतह कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो तो बड़े दावेदार हैं, लेकिन आप कहते हैं कि वो जनाब ठीक नहीं हुआ। अभी तक ये जो रिलीफ देने की बातें हैं, अभी तक ये हवा में है और कागजों में है और फाइलों में है। पंजाब हुकूमत ने खत लिखा हुआ है फेडरल को कि हमने जी आपको पैसे देंगे और हम आपसे ये रिलीफ लेना चाहते हैं। अभी बाज़ाब्ता तौर पर इनके जो खत लिखा हुआ है फेडरल को वो मंजूर नहीं हुआ। ये अभी तक हवा में है, पता नहीं आगे चल के उसका क्या बनता है। लेकिन इसका ये एक जरूर हुआ है कि जनाब कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब की होनहार बेटी, लाडली बेटी ने सूबों में लड़ाई डाल दी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सूबों के दरमियान एहसास मरूमी पड़ा है कि वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है, क्या उनको रिलीफ नहीं मिल सकता। और जो पहले बात की गई थी कि 500 यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा पंजाब में, अब वो 201 से कर रहे हैं। जो 201 से नीचे पंजाब के लोग हैं, क्या वो अब उनके लिए रिलीफ बाकी नहीं रहा। उसका जब बयान पूछा गया, जवाब पूछा गया, तो वो कहते हैं जी फेडरल हुकूमत ने वज़ीर आज़म 200 यूनिट तक पहले रिलीफ दे चुके हुए हैं। तो बात यह है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है वो अमीर तो नहीं होगा ना, वो तो अपने घर में एक बल्ब जलाने वाला होगा और शायद एक पंखा भी ना चला सकता हो, जितनी तेजी से यूनिट बनते हैं। तो जो एक बल्ब चलाने वाला अगर उसको रिलीफ नहीं मिला तो 500 वाले को मिल गया, तो ये भी गलत बात है। ये नाइंसाफी है पंजाब के लोगों के साथ भी। बड़ी तादाद है जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, गरीब तबका जो है, इस पर भी सोचना चाहिए था। ये ना सिर्फ दीगर सूबों के साथ बल्कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब की आवाम के साथ हाथ कर दिया है। ये हाथ मियां नवाज शरीफ ने किया है कि जहां आप सबको दे रहे हैं तो उन गरीबों को 200 यूनिट, जो बिल्कुल ही मतवसत गरीब तबका है, मतवसत भी नहीं गरीब तबका है, उसको बाहर निकाल दिया गया। ये एक नई लड़ाई का आगाज हुआ है। सियासतदान आपस में बयानबाजी करते रहते हैं, ये सिर्फ मीडिया के लिए बयानबाजी होती है। नहीं नाज़िम मलिक साहब, कल आप भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, हम दोनों बात कर रहे थे कि अगर मुबारक सानी केस पे अपोजिशन और जो हुकूमत है वो मुतफिक हो सकती है, मुत्तहिद हो सकती है, तो दीगर इशू जो अवामी इशू हैं उस पर ये इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, इनकी क्या वजूहात हैं। आप देखेंगे करप्शन पे इन्हें इकट्ठा होना चाहिए, बिजली में ये जो तवानाई का बहरान है इस पे इकट्ठा होना चाहिए, महंगाई पे इकट्ठा होना चाहिए, जितने भी अवामी इशू हैं। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुल्क में जो इस टाइम अनारकी फैलाने का जो अमल है उसमें इकट्ठे हैं, जो नाइंसाफी है उसमें इकट्ठे हैं, जो आइन के मुआवरा इकदाम करना है उसमें ये सब इकट्ठे हैं, करप्शन में इकट्ठे हैं, लूट मार में इकट्ठे हैं।
जब अवाम की बारी आती है बयानबाजी करके अपने आप को कोई मुहब्बत वतन, कोई अवाम दोस्त साबित करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एक बयानबाजी के हद तक सियासी स्टंट होता है, इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं होता। अंदर से लूट मार, चोर बाजारी में सब ये इकट्ठे हैं, ये अवाम के अच्छा सगे नाज़िम नहीं मलिक हैं। साहब, अभी तवानाई का बहरान तो खत्म नहीं हुआ, ये इंटरनेट की जो बंदिश है ये एक नया बहरान पैदा हो चुका है। लोग हुकूमत को इसके ऊपर जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, मुसलसल तनकीद की जा रही है। हमारे जो कंपनियां हैं जो इंटरनेट की सहूलत के पेश नज़र कारोबार कर रही हैं वो जनाब खसारे में चली गई हैं, उनका काम बंद का होकर रह गया है, कारोबार ठप हो गया है। तो इस पे वो बड़े आराम से कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो वो वीपीएन का जनाब इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, ये जो इनकी चोर बाजारी है और गैर आईनी इक़दाम है उस पर अवाम में एक इश्ताल पाया जाता है, जिसका इजहार वो मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। अब इनको ये सूझी कि ये तो तनकीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्होंने कहा जी नेट बंद कर दो। नेट बंद कर दिया, उसका इतना एक तो नाज़िम मलिक साहब ये अपनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरा इन्हें जो बानी पीटीआई अपना फोबिया हो गया है, ये कहते हैं कि जी वहाँ मुसलसल लोग उसको मकबूल बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो क्यों ना ये सिलसिला बंद कर दिया जाए। जी बार साहब, इससे आगे चल के आप देखिए, बात ये है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ IT सिटी बनाने का ऐलान किया है। आज एक और ऐलान हुआ है कि किसी गैर मुल्की हुकूमत के साथ मिलकर इस्लामाबाद में IT सिटी बनाया जाएगा। और जब लोग दुनिया 5G 6G की तरफ जा रही है, अपने 4G को 3G पे कर दिया है, 50% इंटरनेट स्लो कर दिया है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है जो घरों में बैठे इंटरनेट के जरिए अपना रोजगार कमाते हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग, स्टूडेंट जो बेरोजगार है उनका अब जरिया मुआश जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल है। हाँ, और मुख्तलिफ कंपनियां जो IT की पाकिस्तान में आई हुई थी, वो इनकी आपस की लड़ाइयां देकर ये मुल्क से तो उन्होंने समझा कि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। ये लोग जो हुक्मरान है, इन्होंने नेट सुस्त कर दिया ताकि कोई बिजनेस ना कर सके, कोई कॉरस्पॉन्डेंस ना कर सके। जो इंटरनेशनल कंपनियां वो पहले यहाँ से भागी हुई हैं। जो पाकिस्तान के सनदकार है, गौहर जाज कह रहे थे कि मैंने अपनी 3 सनतें बंद की हैं बड़ी, जिसमें लाखों लोग काम करते थे। तो उन्होंने कहा, गौहर जाज का खुद बयान है इंटरव्यू में कि मेरी 3 कंपनीज बंद होने से, फैक्ट्रियां बंद होने से टेक्सटाइल की लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो गौहर इजाज को भी ये मिनिस्टर बना दें। गौहर इजाज भी तो आपको पता है कि सिस्टम में बैठे लोग जो बड़े ताकतवर तस्वर किए जाते हैं उनमें से एक हैं, तो ये निगरान तौर में गौहर इजाज साहब, जी गौहर इजाज को अगर निगरान सेटअप में बनाया जाए तो निगरान सेटअप के जहाँ मेरे ख्याल में इसकी जगह नहीं बन पाई होगी, या बस ऐसा ही है। असल मसला ये है कि इस मुल्क पर चोरों, डाकुओं का, राहदानों का इस टाइम कब्जा है, और जब किसी से कब्जा छुड़ाया जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। वो आखिरी हद तक कोशिश करता है कि उसका नजायज कब्जा ना छूटे। अब अवाम को मार पीट दिया गया है, आयन खत्म कर दिया गया है, फौजी अदालतें कायम कर दी गई हैं, तो इस मुल्क में कहाँ जमहूरियत रहेगी। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, मौजूदा हुक्मरान जो गड़ा खुद खोद रहे हैं ना इस टाइम अपने मुखालफिन के लिए, कल को इसी गड़े में ये खुद गिरेंगे। और ऐसा हर दफा होता है। सियासतदानों की आपस की लड़ाइयां जो इक़्तिदार की हैं, ये मुल्क को इतना पीछे ले गई हैं कि अब अगर इंकलाब आ जाए, एकदम मुल्क सही सीमत पे चल जाए, तो फिर भी इसको 15 से 20 साल चाहिए मुल्क की माशियत का हाल ठीक करने में। दुनिया कहाँ चली गई है IT के शोबे में। आप भारत को देखें जिसके साथ हम मुकाबला करते हैं, उसने अपनी नस्लों को इतना बढ़ा दिया है कि हर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी को जो CEO हैं वो भारतीय हैं। हम बहुत पीछे चले गए हुए हैं। इवन हमें पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है कि पाकिस्तान में तो जो है हुनरमंद वो सिर्फ प्लम्बर बन सके, मिस्त्री मजदूर बन सके। हमारा कोई IT एक्सपर्ट नहीं पा रहा, कोई इंजीनियर नहीं दुनिया में नाम पैदा कर रहा। हम सिर्फ खलीजी मुबालक में मेहनत मजदूरी करने के लिए रह गए हैं, और वहाँ भी ये चोरियों डकैतियों की वजह से हमारा नाम बदनाम हो रहा है। वहाँ पर भी हम पर वीजे की पाबंदियां लग गई हैं। अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हमारे पास लीडरशिप है नहीं है जो कौम की तलीम और तरबियत करे, आगे मुल्क को आगे लेकर जाए। यहाँ पर चोर सिर्फ ये जो सारी कंपनियां मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, ये करप्शन में मशहूर है। इन्होंने कौम को सिर्फ करप्शन करनी सिखाई है, और करप्शन का जो जहर है वो कौम की जड़ों में सलाहियत कर गया है। हम किसी
तरफ के नहीं रहे, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। इन करप्ट सियासतदानों ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, अजहर मशवानी जो कि पीडीए के कारकुन थे, उनके भाई गैब हैं, लापता है, अभी तक उनको बाजियाब नहीं करवाया जा सका। तो अदालत में केस आने के बावजूद उनकी बाजियाबी का कहा गया, लेकिन बाजियाब नहीं हुए। अगर अजहर मशवानी को गिरफ्तार करना था, पीटीए के कारकुन थे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। भाइयों के गिरफ्तार करना समय से बालातार है। दूसरा, आपके सामने मुदस्सर नारू केस है, जर्नलिस्ट था, वो 2018 के इलेक्शन को तनकीद का निशाना बना बैठा, तो उसकी बाजियाबी नहीं हुई। उसका 6.5 साल का बच्चा सड़कों पे कतपा उठाए खड़ा है कि जनाब मैं 6.5 साल का हूँ, 6 साल से मेरे वालिद साहब को गायब हुए, जनाब लापता हुए हो गए हैं। तो उसके वालिद और वालदा अपील कर रहे हैं, तो वो भी बाजियाब नहीं हो रहे। हम वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये कितनी दुख वाली कहानी है। ये जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये गिरफ्तार नहीं है, ये मिसिंग पर्सन है, जिनको नामालूम अफराद उठा मिसिंग पर्सन की लापता मैं कह रहा हूँ, गिरफ्तार नहीं कह रहा, मैं लापता कह रहा हूँ। कि परसों अडयाला जेल के अंदर से, अडयाला जेल की कॉलोनी से 18वें ग्रेड के सरकारी डिप्टी, आज 6 लोगों को और 6 लोग जो है जो हिरासत में ले लिए गए हैं अडयाला जेल के, जो मुलाजमीन और डिप्टी सुप्रीडेंट को उठा लिया गया है, गैब कर दिया गया है। अब उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अदालतें क्या करें, रोज अदालतों में ऐसे दर्जनों केस आते हैं कि हमारा भी उठा लिया, हमें भी नामलूम बेगों वाले आए उठा के ले गए। तो ये हम कहाँ हैं? हम इस वक्त इंतहाई जहालत की अंधेरियों में हैं, हम अंधे कुएं में गिर चुके हैं, जहां हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है सिवाय तबाही बर्बादी के। ये हुक्मरान जो यहाँ बाख्तियार लोग जिस वक्त हम पे मुसल्लत है, ये मुल्क और कौम से मुखलस नहीं है। इनको सिर्फ अपना इक़्तिदार और इख्तियार और कुर्सी चाहिए, जिस पर वो जायज नजायज कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, मैं आपको क्या बताऊं कि दुश्मन भी जो है ना, वो हम पे हंस रहे हैं। आप वो करम थापड़ का इल्जाम लगाया जा रहा था, तो उसका आज बयान आया, उसने कहा जी मुझे भारतीय हुकूमत प्रो पाकिस्तानी कहती है और मुझ पर तनकीद करती है, और पाकिस्तान मुझे प्रो इंडियन साबित करने की कोशिश कर रहा है रऊफ हसन के हवाले से। तो हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, हमारी जो कौम है, हमारी नेशन तरक्की कर सके। इस तरह का कोई हमारे पास नहीं है। सिर्फ मुल्क को डुबोने वाले आए हुए हैं। वो जाती स्कोर और इंतकाम सियासी जो है वो अपने अपने पूरे कर रहे हैं। देखिए, शर्म आनी चाहिए मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और जरदारी साहब को और दूसरे लोगों को कि उन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया। खुद तो वो करप्शन में नंबर 10 क्या, वो तो नंबर हजारों में चले गए हुए हैं। नाज़िम साहब बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने के करीब है। आपने बेजान किया, बताया हक़ाइक़ क्या थे। तो हम तवानाई के बहरान पर बात कर रहे थे। तो मैं जो इक़्तिदार में बैठे साहब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बहरान पैदा हो चुका होता है उसको ख़त्म अभी कर नहीं पाते, तो नया बहरान जो है वो सर उठा लेता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट का इशू है, इसी तरह अभी इंटरनेट का इशू ख़त्म नहीं हो पाएगा। अल्लाह ना करे कोई दीगर नया इशू सामने आ जाए। अगर कोई पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए, कोई सैलाब की सूरत हाल हो, या सैलाब के अलावा यानी कि गर्मी का कोई इशू आ जाए, तो लोड शेडिंग की सूरत में, अब सर्दियां आ रही हैं तो गैस की लोड शेडिंग होगी। अगर बारिश में आप शहर भर के ट्यूबवेल बंद करा देते हैं कि शायद इससे पानी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, तो ये हमारे बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को, अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप मुबारक सानी केस पे इकट्ठे हो सकते हैं तो बहुत से अवामी इशू हैं जिसमें महंगाई है, जिसमें करप्शन है, जिसमें तवानाई का बहरान है, जिसमें ये बढ़ते हुए जो दीगर मामलात हैं। आज हमारा काश्तकार जो सख्त परेशान है, जो मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, हमने उसको जनाब ना सिर्फ इस कदर परेशान कर दिया है कि उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, उसको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। पाकिस्तान में सनतें बंद हो चुकी हैं, पाकिस्तान में कारोबार ठप हो चुका है। आप कोई ऐसे इक़दाम करें कि जिससे अवाम में खुशहाली लाई जा सके। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस पाठ को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।